सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, प्रणाम एवं जय श्री राम। दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी सिंगल फेज एसी डीसी कन्वर्टर्स के बारे में और उसके साथ ही मैंने आपको बताया था हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। उसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज लेक्चर नंबर 12 में मैं आपसे बात करूंगा सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर कैटेगरी में दो मेन सर्किट्स की, जिसमें नंबर 1 पे है आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट और नंबर 2 पे आरएल लोड। ठीक, तो देखिए प्योर इंडक्टिव सर्किट में हम डायोड के साथ सीरीज में प्योर इंडक्टेंस को लेते हुए बात करेंगे। प्योर आपका साइनसॉइडल सोर्स है और दूसरा सर्किट में ना जो रहेगा वो आपका आरएल लोड रहेगा, जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सीरीज में होंगे डायोड के साथ। और अगेन वी आर कनेक्टिंग दिस विद प्योर साइनसॉइडल सोर्स। तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे पहले प्योर इंडक्टिव लोड के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका जो है प्योर इंडक्टिव लोड है। इसमें आपने एक डायोड के साथ इंडक्टेंस जोड़ा हुआ है सीरीज में और एक प्योर साइनसॉइडल सप्लाई लगा रखी है। ठीक है, तो जब डायोड ऑन होगा तो यहाँ पर केवीएल अगर आप अप्लाई करेंगे तो एल डी डी टी ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इसको आप थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे इस इक्वेशन को और दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी आई नॉट इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल ब्रैकेट माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस के। नाउ दिस के इज अ कांस्टेंट, तो इस के की वैल्यू निकालने के लिए आपको इनिशियल कंडीशंस यूज करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, अब इनिशियल कंडीशन कैसे यूज करनी है दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि आई नॉट की वैल्यू जीरो होगी। प्योर इंडक्टिव सर्किट है, आई नॉट की वैल्यू जीरो कब होगी, जब ओमेगा टी बराबर जीरो होगा, जैसा कि हमने इक्वेशन में देखा। तो उसको वैल्यू को पुट करेंगे उस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा इक्वेशन जीरो इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल ब्रैकेट माइनस कॉस जीरो, क्योंकि ओमेगा टी को जीरो रखा है मैंने, प्लस के। तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वी एम अपॉन ओमेगा एल, ये आपकी के की वैल्यू आ गई। अब इस के की वैल्यू को वापस उस इक्वेशन में रख दीजिए तो आपके पास फाइनल आई नॉट का इक्वेशन आएगा, दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल ब्रैकेट माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस Vm upon omega L। तो फाइनली यू आर गेटिंग दिस I नॉट इज इक्वल टू Vm upon omega L 1 माइनस cos omega t। अब दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए। तो यहाँ पर हम तीन कंडीशंस यहाँ पर ओमेगा टी की लेंगे, जिसकी बेसिस पे हम वेव फॉर्म अपनी ड्रॉ कर पाएंगे। तो मैं अगली स्लाइड में आपको वेव फॉर्म दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पर आई नॉट हो जाएगा जीरो। इसी तरह ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई टू की वैल्यू रखेंगे तो आई नॉट कम्स आउट टू वी एम अपॉन ओमेगा एल। देखिए इस इक्वेशन में रख दीजिए आप ये वैल्यूज को, तो आपके पास ये वैल्यूज आती जाएंगी आई नॉट की। तो आई नॉट की वैल्यू टू वी एम अपॉन ओमेगा एल कब होगी, जब ओमेगा टी बराबर पाई होगा। तो ये आपकी तीन कंडीशन आ गई। अब गामा डी, इसको मैं भी आपके आगे डिस्कस कर रहा हूँ ये स्लाइड में, अगली स्लाइड में जब आपको वेवफॉर्म दिखाऊं। तो गामा डी मतलब उसका कंडक्शन एंगल, जो डायोड है उसका कंडक्शन एंगल 2 पाई के बराबर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर कि डायोड प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो डायोड का कंडक्शन एंगल है वो 2 पाई होता है, मतलब डायोड कभी ऑफ नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये कि आई नॉट इज मैक्सिमम एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे आई नॉट की वैल्यू 2 वी एम अपॉन ओमेगा एल है। ठीक है, और बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा एज पर वोल्ट सेकंड बैलेंस। तो ये अभी दोस्तों मैं एक एक करके इन सब चीजों को एक्सप्लेन करूंगा आगे वेवफॉर्म की मदद से। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि आई नॉट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वी नॉट अपॉन समथिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हम एवरेज वैल्यू यहाँ पर वी नॉट की जीरो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई नॉट इज इक्वल टू जीरो अपॉन समथिंग, तो यहाँ से आई नॉट की वैल्यू जीरो आई, जबकि ऐसा नहीं होता, आई नॉट की वैल्यू फाइनाइट रहेगी। ठीक, अब ये आई नॉट की वैल्यू जो है नीचे हम जो एवरेज वैल्यू निकालना है 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई वी एम अपॉन ओमेगा एल 1 माइनस कॉस ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो ये वैल्यू हम इंटीग्रल की मदद से एवरेज वैल्यू निकालिए, तो आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वी एम अपॉन ओमेगा दैट इज आई नॉट पी अपॉन टू। अभी आई नॉट पी अपॉन टू क्या है दोस्तों, इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ये दो तीन चीजें देखिए, ये आपके सामने ये स्लाइड मैंने दिखाई है जिसमें वेवफॉर्म्स बनाई गई हैं प्योर इंडक्टिव लोड के लिए। तो यहाँ पर पहली वाली वेवफॉर्म तो सिंपल है, जिसमें आपने सोर्स लगाया हुआ है। बेसिकली दिस इज द सोर्स, प्योर साइनसॉइडल सोर्स, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू Vm है। ओके, तो हमने यहाँ पर Vm V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी लिखा था। तो यहाँ पर जीरो से शुरू होगा, ये पाई बाई टू पर मैक्सिमम होगा, फिर ये पाई पर जीरो हो गया, अगेन दिस बिकम्स नेगेटिव मैक्सिमम टू 3 पाई बाई टू और फाइनली 2 पाई बाई जीरो हो जाएगा। तो साइन वेव हो जाएगी आपकी। सेकंड इक्वेशन आपकी आ रही है वी नॉट की। अभी आउटपुट वोल्टेज है दोस्तों, ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर क्या है, आउटपुट वोल्टेज आपका जो है वो आपका सेम इनपुट वोल्टेज जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर डायोड पूरे समय ऑन रह रहा है। ठीक है, अब देखिए ऑन कैसे रहता है उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो नीचे वाली वेव फॉर्म देख रहे हैं ये आपकी लोड करंट की वेव फॉर्म है। ये लोड करंट की वेव फॉर्म है। यहाँ पर आप देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, देखिए इसको अगले स्लाइड पे एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ये जो मैंने आपको समझाया था, ये इक्वेशन आई थी हमारे पास आई नॉट इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ये अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको इसका डेरिवेशन दिखाया। तो तीन कंडीशंस के लिए हमने ड्रॉ किया था। तो उन इक्वेशन उन पॉइंट्स को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो है, मैं सर्किल कर रहा हूँ दोस्तों। ये आपका पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू पर ये वी एम अपॉन ओमेगा एल हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए ये मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, और ये
ओमेगा टी इक्वल टू पाई पर ये वैल्यू हो गई आपकी 2 Vm अपॉन ओमेगा एल। तो ये वाली जो है आपकी कोसाइन वेव फॉर्म बेसिकली, तो इसको स्मूथ कर्व से जब ड्रॉ करेंगे इसके, तो ये देखिए ये कोसाइन का कर्व आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये 0 से लेकर पाई तक ये आपकी वेव फॉर्म आपकी ड्रॉ हो गई है। किसकी? ये आपकी आई नॉट की, जो कि लोड करंट है। ओके, अब क्या होगा उसके बाद अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर कि ये वाली करंट जो है वो मैक्सिमम हो रही है 0 से लेके पाई तक, ये करंट मैक्सिमम हो रही है, मतलब इसका जो रेट ऑफ राइज है ये पॉजिटिव वे में आपकी चल रही है। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट, ये वाला इस पॉइंट पर आपकी करंट मैक्सिमम है। ओके, तो यहाँ पर एक जो चीज समझने की है कि 0 से पाई तक जो एनर्जी स्टोर करेगा इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इज स्टोरिंग द एनर्जी। और फिर पाई, इस पाई से लेके अगले 2 पाई तक ये एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडियल इंडक्टेंस के केस में जितना टाइम में एनर्जी स्टोर करेगा उतने टाइम में एनर्जी को रिलीज कर देगा। मतलब 0 से पाई बाई 2 तक ये बढ़ा, फिर पाई बाई 2 से पाई तक ये फिर बढ़ा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 0 से पाई तक पूरा ओवरऑल ये राइज हुआ। और पाई बाई 2 से फिर 2 पाई, सॉरी पाई से 2 पाई तक ये उतने ही टाइम में डिके हो गया। तो मतलब कहने का है ये डायोड जो है पूरे टाइम ऑन रहेगा, मतलब 0 से 2 पाई तक। तो ये गामा डी जो आप देख रहे हैं ये कंडक्शन एंगल हो गया डायोड का। ओके, तो डायोड रिमेन्स ऑन थ्रू आउट द साइकिल। अब ये जो आपकी जो वेव फॉर्म बनी हुई है ये आपकी लोड करंट की है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको बीच में एक जो लाइन मैंने ड्रॉ की है बेसिकली दिस इज द एवरेज करंट। तो इसका एवरेज जब आप निकालेंगे, जैसा मैंने भी आपको पिछले उसमें दिखाया कि आई नॉट की वैल्यू जो आती है वो बेसिकली वीएम अपॉन ओमेगा एल के बराबर होती है, जो इंटीग्रेशन की मदद से हमने लास्ट अभी स्लाइड में हमने देखा आई नॉट की वैल्यू जो आई थी वीएम अपॉन ओमेगा एल थी। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद। और ये जो आपकी आई नॉट की है जिसको मैंने कहा है कि लोड करंट की पीक वैल्यू, लोड करंट की पीक वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 Vm अपॉन ओमेगा एल। और ये एवरेज करंट इसकी जस्ट हाफ है, तो यही वही लिखा हुआ हमने कि आई नॉट पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई नॉट। ओके, तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, क्योंकि डायोड आपका पूरे समय ऑन रहता है, ठीक है, थ्रू आउट द साइकिल डायोड रिमेन्स ऑन, इसलिए डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा जीरो होगा। तो ये देखिए रेड कलर से एक जो लाइन मैंने खींची है, मतलब डायोड का वोल्टेज परमानेंट जीरो होगा। ओके, डायोड हर समय ऑन है तो वो शॉर्ट सर्किट आएगा, तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा जीरो होगा। और कंडक्शन एंगल कितना हो गया इसका 2 पाई हो गया। ओके, अब देखिए एक हम ये डायग्राम देख लेते हैं, ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये डायोड लगा हुआ है, एक इंडक्टेंस है, प्योर इंडक्टेंस, और एक डायोड है। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, और एक एमीटर लगा रखा है, ये डायोड इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज। तो यहाँ पर एक साइनसॉइडल सोर्स लगाया हुआ है, उसके अक्रॉस हमने वोल्टेज और थ्रू करंट हमें पता करनी है। ठीक है, तो ये एम सी का मतलब मूविंग कॉइल, एमीटर लगा हुआ, एम आई का मतलब है आरएमएस, मतलब मूविंग आयरन, मतलब आरएमएस वैल्यू जो मेजर करता है। तो वी वन का मतलब है ये आपका इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, और V2 का मतलब है डायोड के अक्रॉस वोल्टेज। एमीटर जो है सीरीज में लगे हैं तो करंट सेम होगी दोनों में। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, मतलब एवरेज करंट थ्रू द डायोड एंड दिस इंडक्टेंस। ठीक है, तो एवरेज करंट थ्रू द डायोड इंडक्टेंस, उसको निकालने से पहले वोल्टेज देख लेते हैं। तो V1, अब मैंने आपको बताया था इंडक्टेंस पूरे समय ऑन है, तो इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जीरो होगा, चाहे वो आरएमएस हो या फिर एवरेज वैल्यू हो। तो देखिए V1 की वैल्यू आपकी ये, सॉरी यहाँ V1 की वैल्यू जो आपकी जीरो आ रही है, यहाँ पर V1 की वैल्यू जीरो आ रही है। ठीक है, और V2 की वैल्यू भी जीरो होगी क्योंकि ये डायोड आपका हमेशा ऑन है, तो ये V2 भी आपका यहाँ पर जीरो हो गया। अब एम आई, ये आपका V1 जो है आपका इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, तो चूंकि डायोड में इंडक्टेंस के अक्रॉस जो एक फुल साइकिल आ रहा है एसी वोल्टेज का इस तरीके से, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये जो इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन आरएमएस वैल्यू क्या होगी इसकी, प्योर साइन वेव की वीएम अपॉन रूट टू होती है। तो यहाँ पर देखिए ये V1 का आरएमएस वैल्यू वीएम अपॉन रूट टू है। V2 का जो वैल्यू मैंने आपको बताया, चूंकि V2 क्या है आपका डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर जीरो होंगी, क्योंकि डायोड परमानेंटली ऑन है, शॉर्ट सर्किट है, वहां पर वोल्टेज हमेशा जीरो रहेगा। अब एमीटर की बात करते हैं, तो ये एमीटर क्या है आपका, ये एमीटर सीरीज में लगा हुआ है। तो एमीटर अगर मूविंग कॉइल है तो मूविंग कॉइल में तो एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा। एवरेज वैल्यू का मैंने आपको बताया था, एवरेज वैल्यू आई नोट की वैल्यू थी वीएम अपॉन ओमेगा एल के बराबर, तो ये लिख दी है। अब आरएमएस की बात आती है, तो आरएमएस निकालने के लिए दोस्तों अभी हमने देखा इसकी जो करंट का एक्सप्रेशन था कुछ इस तरीके का था, Vm अपॉन ओमेगा एल ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसका आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, और ये कॉस ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट है इसका आरएमएस निकालेंगे। तो यू आर गेटिंग Vm अपॉन ओमेगा एल अंडर रूट 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा Vm अपॉन ओमेगा एल अंडर रूट 3/2, दैट इज 1.225 टाइम्स आई नॉट। तो ये आपका एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के वेरिएशंस होते हैं। अब देखिए आरएल लोड की बात करते हैं। आरएल लोड में हम क्या करेंगे, सीरीज में इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये डायोड लगा हुआ है। ठीक है, ये पोलैरिटीज यहाँ पर दिखा रखी है, इंडक्टेंस
इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, डायोड के अक्रॉस वोल्टेजेस और करंट्स के ये फ्लो, ये पोलैरिटीज प्लस माइनस, ये सारे दिखा रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। जब डायोड ऑन हुआ, जब डायोड ऑन होगा तो क्या होगा, ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो केवीएल लगाने पर क्या मिलेगा हमें, आर आई प्लस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू जिस सोर्स मीन्स वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, वी आर गेटिंग डी डी टी ऑफ आई नॉट प्लस आर बाई एल आई नॉट इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा नॉट टी। तो ये इक्वेशन 1 जो आपको दिख रही है दोस्तों, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, जिससे आप लेबनीज इक्वेशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये आप डिफरेंशियल कैलकुलेशन पढ़ते हैं, तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल इसका बता देता हूँ, डी वाई अपॉन डी टी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है तो उसमें हम उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब जो कि कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उनको सॉल्व करने के लिए आप पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस k। तो ये k कांस्टेंट है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बेस बताया है, जिसकी बेसिस पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया e की पावर इंटीग्रल p dx के बराबर होता है। तो यहाँ पर p क्या है हमारा, इस इक्वेशन 1 से हम देख सकते हैं p और q की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे पास जो आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर जो इंटीग्रल r अपॉन l इंटू डी टी। ओके, तो ये आपका e की पावर आर टी वाई एल आ गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में रख दीजिए जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, इसमें रखेंगे। अब y क्या है, बेसिकली मेरा वेरिएबल है जिसके लिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 के हिसाब से मेरा वेरिएबल क्या है जिसको मैं सॉल्व करना, आई नॉट। तो आई नॉट इंटू, ये देखिए, ये आई नॉट इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर जो कि हमारा है e की पावर आर टी वाई एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी एम अपॉन एल e की पावर आर टी वाई एल साइन ओमेगा टी डी टी प्लस के। इस इक्वेशन में सिंपली हमने ये फॉर्मूले में प्लेस कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखिए दोस्तों, इस इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए फिर से एक बार थोड़ा सा मैथमेटिकल एक आपको इंटीग्रेशन की इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया रेड बॉक्स में, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला हमने ये जो है 10+2 लेवल पे हमने इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन में पढ़ा था। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से जो करते थे हम, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी साइन बी कॉस बी एक्स। तो ये आप ये फॉर्मूले में आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला ये रेडी हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू आएगी ई की पावर ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स माइनस फाइव, वेयर फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये एक ही क्वेश्चन आ गई। ठीक, अब आई नॉट की, अब ये जो इंटीग्रल आया इसको फाइनली आप उस इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 में लग दीजिए। तो यू आर गेटिंग द इक्वेशन लाइक दिस, आई नॉट ई की पावर आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल, ये देखिए, इंटू ई की पावर आर टी अपॉन एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर बाई एल का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस के। तो ये आपका रिलेशन आ गया। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 कुछ इस तरीके से आएगी, आई नॉट इज इक्वल टू वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस के टाइम्स ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। अब दोस्तों ये इक्वेशन नंबर 3 में के कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशंस का यूज करेंगे। देखिए किस तरह करते हैं। तो इनिशियल कंडीशन हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर ये सर्किट में देखिए, अगर ओमेगा टी जीरो होगा तो आई नॉट भी जीरो होगा वहां पर, क्योंकि डायोड सर्किट है। तो ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पर आई नॉट जीरो रख दूंगा यहाँ पर, इस इक्वेशन में प्लेस करूंगा। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 3 में ओमेगा टी की जगह जीरो रखी है और आई नॉट की जगह जीरो रखी है। तो आपके पास के का फॉर्मूला आ जाएगा, ये देखिए के की इक्वेशन आ गई जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, k is equal to vm अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर इंटू साइन फाइव। ओके, तो ये आपके k की वैल्यू है। अब इस k की वैल्यू को हम प्लेस कर देंगे उस इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ जाएगी दोस्तों आई नॉट की। तो आई नॉट का फाइनल इक्वेशन आएगा मेरे पास वी नॉट, सॉरी वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर ब्रैकेट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस साइन फाइव ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। दोस्तों तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 4। ओके, यहाँ पर फाइव की वैल्यू मैं आपको पहले ही बताया था, फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात यह है कि इक्वेशन 4 में जो आई नॉट है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक तो साइनसॉइडल टर्म बने, जैसे ये देख रहे हैं आप साइन का टर्म है, और एक आपका एक्सपोनेंशियल डिकेइंग टर्म है, मतलब ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। तो जो आई नॉट का जो रेस्पॉन्स होगा, जिसमें साइन टर्म भी होगी और एक एक्सपोनेंशियल डिकेइंग टर्म भी होगी, तो उसको देख लेते हैं किस तरह की आपकी फॉर्मूला था। अब उसको करने से पहले देखिए एक बार और मैं आपको बताता हूँ, ओमेगा डी, सॉरी गामा डी, गामा डी क्या है, कंडक्शन एंगल, कंडक्शन एंगल बीटा होता है। बीटा बेसिकली क्या है यहाँ पर, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। अभी एक एक करके ये पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। आई नॉट इज मैक्सिमम एट ओमेगा टी, एट ओमेगा टी वन। ठीक है, तो वेयर वी आर इक्वल टू बी एस, और पी आई बी क्या होता है, पी आई बी होता है पीक इनवर्स वोल्टेज विच इज वी एम इन दिस केस। ठीक है, और वी नॉट की वैल्यू होती है 1/2 पाई
इंटीग्रल जीरो टू बीटा वी एम साइन ओमेगा टी डी टी। तो दोस्तों ये इसमें मैं भी आपको आगे स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ, अभी जस्ट मैं इन फॉर्मूले को बोल रहा हूँ जिससे ये आगे हम रिमाइंड कर सकें। तो वी नॉट का एवरेज वैल्यू होता है वी एम अपॉन टू पाई वन माइनस कॉस बीटा। इसको मैं आपको और डिटेल में अच्छे से समझा रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए ये वेव फॉर्म आपके सामने बनी हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड में, क्योंकि वी एस की वैल्यू हमने ड्रॉ करी है, यहाँ पर प्योर साइन वेव आ रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ये जो आई नॉट का एक्सप्रेशन निकाला था दोस्तों, अभी आप देखिए यहाँ पर साइड में मैंने एक्सप्रेशन एक बार फिर से लिख दिया है, इक्वेशन नंबर 4 जो मैंने ड्राइव की थी, आई नॉट इज इक्वल टू वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर ब्रैकेट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस साइन फाइव ई की पावर माइनस आई टी वेल। तो बहुत सिंपल है दोस्तों इसको समझने में। जैसे मैंने आपको बताया ये जो लोड करंट है, इस लोड करंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो साइनसॉइडल टर्म है, दूसरा एक्सपोनेंशियल डिकेइंग टर्म है। तो हमें जो है एक जो एक्सप्रेशन जो है उस एक्सप्रेशन के बेसिस पर करंट का एक वेव फॉर्म ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ओमेगा टी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आई नॉट की डिफरेंट वैल्यूज को ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं, देखिए मैं ये जो सर्किल कर रहा हूँ इस तरह की वेव फॉर्म आएगी। ठीक है, ये वेव फॉर्म धीरे 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 ये बढ़ेगी, इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, एक पॉइंट पे जाके करंट मैक्सिमम हो जाएगा, लोड करंट ये यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों बहुत समझने की। उस पॉइंट के बाद अब और आगे चलेंगे तो ये फिर ये डिके होना शुरू हो जाएगा। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण सिंपल सा है, आप देखिए ये आई नॉट है, क्योंकि ये मेरे पास आरएल सर्किट है ना, आरएल सर्किट, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें एक काम करना होगा। आप देख सकते हैं ये सबसे ऊपर जो वेवफॉर्म है, इसमें मैंने एक रेड कलर में जो वेवफॉर्म बनाई है वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है। तो आप जानते हैं किसी भी रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, मतलब वोल्टेज की वेवफॉर्म और करंट की वेवफॉर्म एग्जैक्टली सेम होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसा मैंने ये करंट वेवफॉर्म बनाया है, ठीक है, वैसा ही सेम टू सेम आपका वोल्टेज वेवफॉर्म है। लेकिन बस ये मैग्नीट्यूड का फर्क होगा, वी आर होगा आर इंटू आई नॉट, और आई नॉट की वेवफॉर्म मैं बना चुका हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं रेड वाली वेवफॉर्म भी उसी तरह से चल रही है जैसे आपकी ये ग्रीन वेवफॉर्म थी। तो यहाँ पर जो मेन जो बात है मुद्दे की वो ये है कि ओमेगा टी वन में कोई इंस्टेंट ले लेता हूँ, एक ओमेगा टी वन इंस्टेंट ले लेता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि ओमेगा टी वन से पहले पहले, अब मैंने जैसे आपको बताया जैसे जैसे बढ़ेगा टाइम ओमेगा टी बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ये करंट बढ़ती जाएगी। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया डायोड जब ऑन होगा तो क्या होगा, एक हम जब केवीएल लिखते हैं तो एल डी डी टी ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू वी एस माइनस वी आर हो जाएगा। ओके, वी एस माइनस वी आर। अब यहाँ पर सोर्स वोल्टेज और रेजिस्टेंस के वोल्टेज का डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि इंडक्टेंस है, तो प्योर इंडक्टेंस है तो एवरेज वोल्टेज जीरो होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एल डी अपॉन डी टी, अब यहाँ पर इसका डिफरेंस है। अब ओमेगा टी वन से पहले क्या होगा, यहाँ पर देखिए ओमेगा टी वन के लेफ्ट में इस साइड में देखिए, हम सीधा सीधा देखना है यहाँ पर जो रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज है वो सोर्स वाले वोल्टेज से कम है। ये देखिए रेड वाली वेवफॉर्म जो है वो ग्रीन वाली वेवफॉर्म के नीचे है, इसका मतलब है वी आर इज लेस देन वी एस। तो हम ये कह सकते हैं एल डी डी टी ऑफ आई नॉट, मतलब ये जो एल डी आई डी टी जो वैल्यू वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसका मतलब एल स्टोर करेगा एनर्जी, मतलब ओमेगा टी वन से पहले पहले आपका एल एनर्जी स्टोर करेगा। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पर क्या हो रहा है, वी आर और वी एस बराबर है। इसका मतलब इस पॉइंट पर क्या होगा, आपका जो एल डी डी टी ऑफ आई नॉट जीरो होगा। ओके, मतलब डी आई डी टी जीरो होगा, इसका मतलब उसका स्लोप जीरो हो गया। ओके, तो आई नॉट यहाँ पर मैक्सिमम होगा, इसका मतलब सीधा सीधा ये इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये जो आई नॉट है वहां पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एल डी डी टी ऑफ आई बराबर जीरो होगा, क्योंकि उससे पहले ही बढ़ रहा था, एनर्जी स्टोर कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। अब क्या हो गया, इस पॉइंट पर आके ये मैक्सिमम हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये आई नॉट मैक्सिमम हो गया, इसलिए इसका स्लोप जीरो हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, अगर ओमेगा टी वन के राइट में जाएंगे आप, तो अब क्या होगा, अब ये इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब वी आर की वैल्यू अब वी एस से बढ़ रही है। अब देखिए रेड वाली वेवफॉर्म जो ग्रीन वाली वेवफॉर्म के ऊपर है, इसका मतलब वी आर इज ग्रेटर देन वी एस। तो हम ये कह सकते हैं कि एल डी डी टी ऑफ आई इज नेगेटिव, यहाँ पर एल डी टी ऑफ आई इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर वी एस माइनस वी आर है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब अब एल एल जो है एनर्जी को रिलीज करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ओमेगा टी वन से पहले पहले तक आपका एल एनर्जी स्टोर करता है, ओमेगा टी वन के बाद जो होगा एल एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो स्टोरेज हो रही है और रिलीज हो रहा है। अब प्योर इंडक्टेंस में वोल्ट सेकंड बैलेंस, जैसा कि हम जानते हैं, हम लोगों ने चॉपर सर्किट्स में भी हमने जो बक बूस्ट कन्वर्टर्स में पढ़ा था, तो प्योर इंडक्टेंस में क्या होता है, वोल्ट सेकंड बैलेंस काम करता है, मतलब जितने टाइम में एनर्जी स्टोर होती है उतने टाइम में एनर्जी रिलीज हो जाती है। ओके, इसलिए जो प्योर इंडक्टेंस के अक्रॉस नेट वोल्टेज एवरेज वोल्टेज जीरो होता है। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ पर ये समझने की थी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अब क्या हुआ दोस्तों, ये पॉइंट पर अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट पर आके यहाँ पर देखिए ये जो मैंने एरो बनाया है दोस्तों, ये जो एरो बनाया है इस पॉइंट पे, जहाँ पर की यहाँ पर ये वोल्टेज जीरो हो गया है, तो इस पॉइंट पर जो भी करंट होगी, मतलब जब करंट जीरो होगी तो उस करंट उस एंगल को बोलते हैं बीटा। दिस इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन एंगल।
तो एक्सटेंशन एंगल वो होता है जहां पर करंट जीरो हो जाती है सर्किट में। तो बीटा बीटा ओमेगा टी की वैल्यू जब बीटा के बराबर हो जाएगी तो करंट, आउटपुट करंट मतलब लोड करंट वहां पर जीरो हो जाती है। आप यहाँ इसको, उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहाँ पर वी नॉट की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, वी नॉट की वैल्यू वी एम अपॉन टू पाई ब्रैकेट वन माइनस कॉस बीटा के बराबर होती है, अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, इंटीग्रेशन जो मैंने किया था। ये मैं आपको इक्वेशन नंबर 4 के बेसिस पे ये डायग्राम अभी आपको समझा ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका बेसिक जो मैंने आपको वेवफॉर्म्स का आइडिया था। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो आउटपुट का वोल्टेज है, आउटपुट का वोल्टेज क्या हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका ये जो आउटपुट है, ये रेड वाला जो वेवफॉर्म है आउटपुट वोल्टेज का है। तो आउटपुट वोल्टेज मतलब जो आउटपुट जो है मतलब लोड साइड जो आरएल सर्किट है वो आपका सोर्स से कनेक्टेड है, कब तक, जब तक कि डायोड ऑन है। तो डायोड ऑन है इसका मतलब आउटपुट और इनपुट वोल्टेज सेम होंगे। तो आप देख सकते हैं जो ग्रीन वाला जो वेवफॉर्म है वो आपका रेड वाले वेवफॉर्म से मैच कर रहा है, कब तक, जब तक कि बीटा मतलब करंट जब तक जीरो ना हो जाए। करंट जीरो होने का मतलब दोस्तों ये कि डायोड जो है वो ओपन सर्किट हो गया, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं जीरो से लेके बीटा तक, जीरो से लेके बीटा तक जो आपका सोर्स वोल्टेज है उसी का रिप्लिका है ये। सोर्स आउटपुट वोल्टेज जो है वो सोर्स वोल्टेज का रिप्लिका है, कब तक, जब तक कि जीरो से बीटा तक हम नहीं पहुंच जाते। तो हम यहाँ पर आसानी से देखते हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा सा शेडेड भी कर दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसको शेडेड कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपका इनपुट वोल्टेज का रिप्लिका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये जो मैंने आपको समझाया है दोस्तों अभी वोल्ट सेकंड बैलेंस के बेसिस पे जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, वोल्ट सेकंड बैलेंस ये कहता है कि जितने टाइम तक एनर्जी स्टोर करेगा, जितने टाइम में एनर्जी स्टोर करेगा इंडक्टेंस उतने ही टाइम में एनर्जी रिलीज करेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला देखिए आप, ये वाला जो इंस्टेंट है दोस्तों, ये वाला जो इंस्टेंट है वो ओमेगा टी वन है, जैसा मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ओमेगा टी वन के लेफ्ट तक मतलब ओमेगा टी वन से पहले पहले तक एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। ओमेगा टी वन से आगे तक मतलब इस पॉइंट तक जिसको हम बीटा बोल रहे हैं अभी, हम जिसको एक्सटेंशन एंगल बोल रहे हैं, तो जीरो से लेकर ओमेगा टी वन तक एनर्जी स्टोर हो रही है और ओमेगा टी वन से बीटा तक एनर्जी रिलीज हो गई। तो ये पॉजिटिव एरिया आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये नेगेटिव एरिया, ये दोनों एक्जैक्टली इक्वल होंगे किस रूल के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट सेकंड बैलेंस। तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे, इसका मतलब है इंडक्टेंस के अक्रॉस जो एवरेज वोल्टेज होगा वो आपका जीरो होगा। और ये अगला जो है आपका जो डायोड का वोल्टेज है दोस्तों, ये जो डायोड का वोल्टेज जैसे मैंने आपको बताया, डायोड जब तक ऑन रहेगा तब तक उसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो होगा, क्योंकि डायोड आइडियल आइडियल केस में डायोड फॉरवर्ड बायस के में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उसके ऑन केस में उसका वोल्टेज जीरो होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जीरो से लेके बी तक डायोड जो लगातार ऑन रहा है, इसलिए जीरो से लेके बीटा तक ये वैल्यू आपकी उसकी वोल्टेज की जीरो हो गई है, ठीक है। अब बीटा के बाद अगले 2 पाई तक डायोड हमारा ऑफ हो गया। तो ऑफ होने का मतलब है जैसे ही ऑफ होगा मतलब डायोड के अक्रॉस पूरा वोल्टेज आ जाएगा, कौन सा, जो कि आपका इनपुट वोल्टेज था। तो इनपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म थी, जो मतलब जीरो मतलब बीटा से 2 पाई तक इनपुट वेव फॉर्म था उसको फॉलो करेगा। तो आप ये आसानी से देख सकते हैं, ये देखिए इसको मैं ये इसको मैं ये यहाँ पर ये ड्रॉ कर देता हूँ, शेडेड कर रहा हूँ, ये आपका इनपुट वेव फॉर्म का पार्ट है। तो बीटा के आगे 2 पाई तक ये आपका इनपुट वेवफॉर्म को फॉलो करेगा। तो दोस्तों ये था आपका आउटपुट वोल्टेज और डायोड वोल्टेज के बारे में, ठीक है। इंडक्टेंस का वोल्टेज भी मैंने आपको समझाया कि इंडक्टेंस वोल्टेज किस तरीके से एवरेज वैल्यू जरूर है। और ये दोस्तों ये चीज मैंने आपको भी लास्ट स्लाइड में सुनाई थी, डायोड जब ऑन होता है तो किस तरीके से ये स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे हम इसकी करंट की पीक पता करते हैं, ठीक है। और ये साइड में मैंने एक बार फिर से ये फोटो लगा रखा है, जिससे आप देख सकते हैं कि ओमेगा टी वन के लेफ्ट तक जो आपका राइजिंग है, रेट ऑफ राइज हो रहा है, पॉजिटिव है। और ओमेगा टी वन से बीटा तक, ये वाले इस पॉइंट तक बीटा तक ये आपका जो है डिके हो रहा है, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो दोस्तों ये थी कुछ वेवफॉर्म के एनालिसिस। अब ये मैंने आपको समझा ही दिया दोस्तों, एक बार फिर से मैं इसको इसलिए स्लाइड को लगाया क्योंकि आप इसको समझ सकें कि फाई की वैल्यू क्या है। यहाँ पर फाई की वैल्यू टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर है, मतलब अगर सर्किट के पैरामीटर्स को आप कांस्टेंट कर दें, मतलब एल और अगर कांस्टेंट हो जाए और अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो तो फाई भी एक पैरामीटर हो, मींस दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और ये देखिए मैंने आपको भी समझाया कि ओमेगा गामा डी, अब इसको और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था गामा डी की वैल्यू बीटा के बराबर है, ठीक है। मतलब कंडक्शन एंगल क्या है, जो जितने टाइम तक डायोड ऑन रखता है। तो मैंने आपको बताया जीरो से लेके बीटा तक डायोड लगातार ऑन है, इसका मतलब कंडक्शन एंगल होगा उसका बीटा, ठीक है। आई नॉट मैक्सिमम कहाँ था, मैंने आपको बताया जब आई नॉट मैक्सिमम का जिस पॉइंट पर ओमेगा टी वन पर, जहां पर वी आर और वी एस बराबर थे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब है दोस्तों कि डायोड जब आपका ऑफ है उस समय उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज अपीयर हो रहा है। तो हमने जैसा कि यहाँ पर देखा इनपुट वोल्टेज का जो पीक है वही उसके अक्रॉस हो रहा है, तो मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज उसका वीएम के बराबर है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है दोस्तों, पी आई वी इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, मैग्नीट्यूड होता है ये।
ठीक है। वी नॉट की वैल्यू मैंने आपको समझाई थी अभी, 1/2 पाई 0 टू बीटा वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है दोस्तों, तो इस स्लाइड को मैं दोबारा क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको वेवफॉर्म डिस्कस किए, तो वेवफॉर्म की मदद से आप इसको आसानी से समझते हैं कि जीरो से बीटा एंगल के बीच आप इंटीग्रेट करेंगे और इसमें लिमिट्स रखेंगे, तो आपके पास वी नॉट का वैल्यू आ जाएगा वी एम अपॉन 2 पाई इंटीग्रल सॉरी ब्रैकेट 1 माइनस कॉस बीटा। ठीक है। अब आई नॉट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, आई नॉट मतलब एवरेज आउटपुट करंट क्या होगी, वी नॉट अपॉन आर होगी। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये कि वी नॉट अपॉन आर रखा है, यहाँ पर जेड नहीं लिया है। जेड क्या मतलब इंपीडेंस होता है, लेकिन मैंने आपको बताया चूंकि प्योर इंडक्टेंस है, प्योर इंडक्टेंस के केस में एवरेज आउटपुट वोल्टेज जीरो होता है। तो अगर आप यहाँ पर ये उसका इक्वेशन देखेंगे, वी नॉट इज इक्वल टू आर आई नॉट प्लस एल डी आई अपॉन डी टी, तो इसमें देखेंगे अगर एवरेज में निकालेंगे तो वी नॉट की एवरेज वैल्यू वी नॉट हो गई कैपिटल, और आई आर आई नॉट की वैल्यू एवरेज वैल्यू क्या होगी आर इंटू आई नॉट, लेकिन ये जो सेकंड टर्म है एल डी आई अपॉन डी टी ये आपकी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ जो मुद्दे की बात है, जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो एल डी आई अपॉन डी टी होता है एवरेज इंडक्टेंस वोल्टेज जीरो होता है, इसलिए जो आई नॉट होगा वो यहाँ से वी नॉट अपॉन आर के बराबर होगा। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो ये आपका था इंडक्टेंस का वोल्टेज और ये आउटपुट वोल्टेज की एनालिसिस। ठीक है। अब बीटा कैसे फाइंड करते हैं, अब देखिए बीटा जो था मेरा एक्सटेंशन एंगल था, एक्सटेंशन एंगल को निकालने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था इक्वेशन नंबर 4 अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, यहाँ पर देखिए साइड में मैंने लिख रखी है आई नॉट इक्वल टू वी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर अंडर रूट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस साइन फाइव ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। तो यहाँ पर ये साइनसॉइडल टर्म भी है और एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग टर्म भी है, तो आई नॉट की वैल्यू ये है। अब इसमें मुझे अगर बीटा प्लेस करना है तो हम यहाँ पर हम एक कंडीशन रख सकते हैं। ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू जीरो होती है ओमेगा टी इक्वल टू बीटा पर, जैसे मैंने आपको बताया कि ओमेगा टी इक्वल टू बीटा मतलब जो आपका एक्सटेंशन एंगल है, तो ओमेगा टी की वैल्यू जब बीटा होगी उस समय आई नॉट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस कंडीशन को आप इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी, क्या इक्वेशन होगी, साइन ऑफ बीटा माइनस फाइव प्लस साइन ऑफ फाइव की पावर माइनस आर टी अपॉन एल इक्वल टू जीरो। अब दोस्तों ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं ट्रांसडेंटल इक्वेशन। ओके, तो इसको हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करने के लिए में न्यूमेरिकल मेथड्स की जरूरत होती है। तो हम एक हमारे पास ऑप्शन ये देता है कि ओमेगा टी इक्वल टू बीटा, तो जैसा कि हमने देखा बीटा की वैल्यू हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होती है और 270 डिग्री से कम होती है, तो हम बीटा की वैल्यू प्रैक्टिकली क्या लेते हैं, हम नॉर्मली बीटा की वैल्यू 180 से 270 के बीच में एक प्रैक्टिकल वैल्यू लेके अज्यूम करके चलते हैं, तो दिस इज जस्ट फॉर अप्रोक्सीमेशन। तो इस तरीके से हम बीटा की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ओके, और ये अब थोड़ा-सा मैं आपको दोस्तों अभी तक मैंने जो 3 सर्किट डिस्कस कर चुका हूँ। एक तो प्योर रेजिस्टिव की बात की थी मैंने लास्ट लेक्चर में, और इस करंट लेक्चर में मैं डिस्कशन किया हूँ अभी तक आरएल लोड के बारे में और प्योर इंडक्टिव लोड के बारे में। ठीक है? तो एक बार उनका चार्ट एक समरी देख लेते हैं जिससे कि थोड़ा-सा इन चीज़ों को रेफरेंस लेने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, उसमें टेबल में हमने क्या किया है, एक तो आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, ठीक है? और ये आपका कंडक्शन एंगल है, ये आई नॉट मैक्सिमम का है उस पॉइंट का हमने लिया, तो हमने 4 एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। तो देखिए प्योर रेजिस्टिव और आरएल के केस में क्या-क्या कंडीशन होगी। तो देखिए प्योर रेजिस्टिव के केस में हमारा वी नॉट जो था वो वीएम अपॉन पाई था, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, आरएल लोड के बारे में मैंने आपको बताया अभी, वहां पर ये वी नॉट की वैल्यू वीएम अपॉन 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस बीटा के बराबर होती है, और प्योर इंडक्टिव के केस में ये वैल्यू जीरो आती है, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। इसी तरह आई नॉट की वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आर प्योर रेजिस्टेंस के केस में वीएम अपॉन पाई आर होता है, क्योंकि ये वोल्टेज स्टिफ लोड है दोस्तों, हमने बात की थी वोल्टेज स्टिफ लोड में करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म सेम होती है, तो लेकिन यहाँ केवल रेजिस्टेंस का फर्क है। ओके, तो आई नॉट इज वीएम अपॉन पाई आर। आरएल लोड के केस में अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज जीरो होता है इंडक्टर के अक्रॉस, तो ये आर, तो इसके आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीएम अपॉन 2 पाई आर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस बीटा, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया। और प्योर इंडक्टिव के केस के में आपके पास आई नॉट की वैल्यू वीएम अपॉन ओमेगा एल के बराबर होती है, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। जो मैंने आपको बताया था आई नॉट जो होता है वो आई नॉट पी अपॉन 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो जो पीक इंस्टेंटेनियस करंट होती है उसका हाफ होता है, ये आपका आई नॉट की बात हो गई। अब बात करते हैं कंडक्शन एंगल की। तो कंडक्शन एंगल क्या था प्योर रेजिस्टेंस के केस में, अगर आप याद कीजिए प्योर रेजिस्टेंस के केस में जो आपका जो डायोड था वो फर्स्ट हाफ के लिए कंडक्ट करता है, मतलब पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करता है, इसका मतलब उसका जो कंडक्शन एंगल था वो पाई था। इस आरएल के केस में हमारा जो कंडक्शन एंगल है वो बीटा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और जो प्योर इंडक्टिव केस था वो इंपॉर्टेंट था, उसमें क्या था डायोड पूरे समय ऑन रहता है, मतलब पूरे साइकिल में फुल साइकिल में 0 से 2 पाई तक ऑन रहता है, तो वहां पर कंडक्शन एंगल 2 पाई होता है। ठीक, अब आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम को होती है प्योर रेजिस्टेंस के केस में पाई बाई 2 के ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये वैल्यू मैक्सिमम होती है। यहाँ पर आरएल सर्किट में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा आई नॉट इज मैक्सिमम एट ओमेगा टी वन, ठीक है, ओमेगा टी वन
इंस्टेंट मैंने आपको बताया था, ठीक है। ओमेगा T1 तक आपका एनर्जी स्टोर होता है इंडक्टेंस में, ओमेगा T1 के बाद एनर्जी आपका रिलीज होने लगता है। तो ओमेगा T1 एक ऐसा इंस्टेंट बताया था मैंने आपको जिस पर आपकी आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और एक जो प्योर इंडक्टिव का केस है उसके केस में मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि जो आपका आई नॉट होता है वो मैक्सिमम कब होता है, ओमेगा नॉट ओमेगा टी इक्वल टू पाई पर। तो इन सब बेसिकली इस टेबल के बेस पे हम दो कंक्लूजन दे सकते हैं दोस्तों। वो पहला कंक्लूजन क्या है, अगर लोड इंडक्टेंस इंक्रीज कराएंगे आप, अगर लोड इंडक्टेंस बढ़ाएंगे तो आपका जो कंडक्शन एंगल है डिवाइस का वो बढ़ाने लगता है, ठीक है। जो इंडक्टेंस अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो गामा जो है डिवाइस का मतलब कंडक्शन एंगल है वो बढ़ता है, ठीक है। प्योर रेजिस्टेंस के केस में ये आपका पाई था, ठीक है। और आरएल था तो ये बीटा था। जैसे मैंने आपको बताया बीटा की वैल्यू प्रैक्टिकली आप 180 से 270 डिग्री के बीच में लेते हैं। और अगर इसको कहीं प्योर इंडक्टिव सर्किट कर देंगे तो यही चीज 2 पाई के बराबर हो जाती है। तो जैसे जैसे आप इंडक्टेंस बढ़ा रहे हैं सर्किट में तो इसका कंडक्शन एंगल की वैल्यू बढ़ रही है। दूसरा कंक्लूजन ये था वी नॉट डिक्रीज होने लगता है दोस्तों। वी नॉट डिक्रीज क्यों हो रहा है, उसका कारण सिंपल सा है। जैसे जैसे आप इंडक्टेंस बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज जीरो हो जाता है। तो नेगेटिव हाफ जो आप देखते हैं ना, जो आउटपुट वोल्टेज में नेगेटिव हाफ जो आ रहा है वो पॉजिटिव हाफ के साथ मिलकर नेगेटिव हाफ एवरेज वैल्यू को कम कर देता है। तो जैसे जैसे इंडक्टेंस बढ़ाएंगे तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। तो दोस्तों आज ये जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, ये इसमें हमने दो सर्किट के बारे में बात की। पहला सर्किट था आपका प्योर इंडक्टिव और दूसरा सर्किट था आरएल सर्किट। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और एडवांस सर्किट्स के बारे में, जैसे कि आपके फ्री व्हीलिंग डायोड की कंसीडरेशंस कैसे करते हैं और आपके जो फेस कंट्रोल रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, तो एक एक करके उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को आपने अगर लाइक किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप थोड़ा कमेंट करके बताइए और मेरे को थोड़ा सुझाव दीजिए कि मैं अपने इन वीडियोस में और क्या सुधार कर सकता हूँ। और आपने मेरे वीडियो को देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड जय श्री राम।